गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित चौधरी वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फटाफट से आ जाएं सब लोग और सेशन को शेयर कर दें तुरंत प्रभाव से। देखिएगा, आज हम लोग बहुत बढ़िया सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पे। कल की क्लास में जैसा कि आपको मैंने बताया था, आप सबको याद होगा, आप सब लोग जो पढ़ रहे थे कल तक वो पढ़ रहे थे क्या? आप लोगों ने तैयार किया था इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषाएं क्या हैं, विभिन्न हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार इतिहास की क्या क्या परिभाषाएं बताई हैं। आज इसके आगे हम मानवीय इतिहास को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे आज की क्लास में। तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाएं और अनअकैडमी पर अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया ना, तो सबसे पहले आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लें। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 की बात करें तो हिस्ट्री मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और देखो, बहुत बेहतरीन मौका है आपके पास। 19 अक्टूबर से मेरा प्लस का कोर्स आ रहा है, ठीक है। प्लस का कोर्स मेरा आ रहा है। अगर आप वाकई में चाहते हो ना कि यार जेआरएफ निकालो, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लो। इस टाइम पे क्या है कि फ़ीस में भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो कोड है वो रोहित सर 10 लगाना है आपको। क्या कोड लगाना है? रोहित सर 10 लगाना है। ये मेरा रेफरल कोड रहेगा। 10% डिस्काउंट आपको फ़ीस में मिल जाएगा। यार कितना खर्चा आएगा मुझे एक बात बताओ। आप जेआरएफ कर लोगे तो 35 से 40 हज़ार रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पर मंथ। आप 12 हज़ार रुपये नहीं खर्च कर सकते एक साल में। और घर बैठे कितने सारे फीचर्स मिलते हैं आपको अनअकैडमी प्लस के। तो कंप्लीट यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा बैच कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 19 तारीख से। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार विचार करें सब लोग, जानिएगा पहले तो कि प्लस क्या है, ठीक है। पहले तो आप ये जानिए। अगर आपको ऐसे बच्चों से मिलना है तो मैं मिलवा देता हूँ। ऐसा मैटर देखना है कि सर प्लस में क्या पढ़ाया जाता है तो उस मैटर से परिचय करा दो। अब आप ये सोचो कि जब हम आपको यूट्यूब पे इतने स्टैंडर्ड का पढ़ा रहे हैं, तो उससे ऊपर तो हम आपको अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे ना। तो खुद सोचो, कुछ बहुत कुछ ऐसा है जो आज मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो आपको ऐसा लगता होगा कि सर ये हमने पहली बार पढ़ा है, इससे पहले हमने इसको देखा नहीं। लेकिन यार आप अनअकैडमी प्लस पे जब जाओगे तो आप ये कहोगे कि हम कहाँ पढ़ रहे थे और वास्तविकता में मैटर क्या क्या है, चाहे आपने सब्जेक्ट का कितना भी विद्वता हासिल कर रखी हो, ठीक है। तो आप एक बार अनअकैडमी प्लस पे आइएगा और 10% डिस्काउंट आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन पर, मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हुए रोहित सर 10। अच्छा, 10% तक का डिस्काउंट तो ये आ जाएगा। और 10% तक का डिस्काउंट आपकी जो प्रोफाइल होती है उसमें कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं आपको, अप टू 10% तक का तो वहाँ से भी मिल जाता है, ठीक है। तो लगभग लगभग 20% तक का डिस्काउंट आता है। इस पूरे डिस्काउंट का आप बेनिफिट उठाने का प्रयास करें और मेरे साथ जुड़ें, ठीक है गाइज। चलिएगा, एक बार सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को एक बार शेयर कर दो। सभी के लिए गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आज हम पढ़ते हैं मानव इतिहास का विभाजन। कल मैंने आपको इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। आज हम बात करेंगे मानव के इतिहास को कि इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। मानवीय इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो ये हमने मोटे तौर पर 3 से 4 पार्टों में इसको डिवाइडेशन दिया हुआ है। किस तरीके से दिया हुआ है देखिएगा। सबसे पहला जो पार्ट हम मानते हैं हिस्ट्री में मानव इतिहास का, वो मानते हैं प्रागैतिहासिक काल का, ठीक है। नंबर 1 मानते हैं प्रागैतिहासिक काल का। नंबर 2 पे अपन मानते हैं आद्य ऐतिहासिक काल का। और नंबर 3 पे अपन मानते हैं ऐतिहासिक काल का, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का है, तो आपका जो पाषाण काल वाला पोर्शन था, पाषाण काल वाला जो हिस्सा था वो प्रागैतिहासिक काल रहेगा। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आएगा आपका, सिंधु घाटी सभ्यता। ये जितनी भी कांस्य युगीन संस्कृतियाँ थी ना, वो सब किस में आने वाली हैं, 1 बाई 1 आद्य ऐतिहासिक काल में आने वाली हैं। और ऐतिहासिक काल में क्या आएगा आपका, उत्तर वैदिक काल से आगे आगे का जो समय है वो पूरा पूरा आपका किस में आएगा, ऐतिहासिक काल में आएगा। तो इनको अगर हम बात करें इंग्लिश में तो दोनों को किस तरीके से समझ सकते हैं, इसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ठीक है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, आपको 3 तरीके से इसका डिवाइडेशन समझना है। प्री हिस्ट्री मीन्स प्रागैतिहासिक काल। इस काल की जानकारी केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त हो सकती है और इस काल में कोई लिपि नहीं थी, अर्थात लेखन की पद्धति नहीं थी। तो जहाँ लेखन की पद्धति नहीं हो, जहाँ लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं है, लिखने पढ़ने का
ज्ञान नहीं है, वह काल कौन सा कहलाता है? वह काल कौन सा कहलाता है? वह काल प्री हिस्ट्री कहलाता है। प्री हिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो इतना आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद देखो बात करें हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को लेकर के कि क्या रहेगा, ठीक है। आगे का अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहने वाला है इसमें। आद्य ऐतिहासिक काल में हम गिनते हैं प्रोटो हिस्ट्री, इसको कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। आद्य ऐतिहासिक काल रहेगा आपका प्रोटो हिस्ट्री। उदाहरण के तौर पे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता। मीन्स क्या है? प्रोटो हिस्ट्री आद्य ऐतिहासिक काल के लिखने का ज्ञान तो था, बट हम इस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए। इस काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से होती है। इस काल में लिपि अर्थात लेखन का ज्ञान अवश्य था। तो आप याद रखें, यहाँ पर लेखन का ज्ञान था, किंतु हम इस लिपि को अभी क्या नहीं कर पाए? पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। कुछ विद्वानों की मान्यता क्या होती है कि वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक काल भी आद्य ऐतिहासिक काल में सम्मिलित रहा है, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं मानते, सभी विद्वान ऐसा नहीं मानते। और तीसरे पोर्ट की बात करेंगे, तीसरे में तो आपका हिस्ट्री आ जाएगा, ऐतिहासिक काल। तो इस काल का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। उत्तर वैदिक काल से इस काल का प्रारंभ माना जाता है। और इस काल की साहित्यिक स्रोतों, इस काल की साहित्यिक स्रोतों व अन्य स्रोतों से की जाती है। इस काल की जानकारी का स्रोत जो है वो क्या होगा? आपका साहित्यिक स्रोत होंगे, यानी ग्रंथ हमें यहाँ मिल जाते हैं। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं? तो इतिहास कहते हैं, इसको ऐतिहासिक काल कहा गया है। तो मोटे तौर पे आपन को वापस एक बार इसका रिवाइज देख लेना है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री मतलब लिखने पढ़ने का ज्ञान तो है, पर हम उस लिपि को अभी पढ़ नहीं पाए कि उन्होंने क्या लिखा, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। प्री हिस्ट्री में पाषाण काल रहेगा। प्रोटो हिस्ट्री में आपका आद्य ऐतिहासिक काल जिसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्ययुगीन संस्कृतियाँ रहेंगी। उससे आगे का अपना जो सिस्टम है वो रहेगा ऐतिहासिक काल में। और उत्तर वैदिक काल से आगे का जो टाइम पीरियड है आपका, वो क्या माना जाता है? ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं इस ऐतिहासिक काल का जो वर्गीकरण है वो वापस में देखो कितने तरीके से किया हमने। एक तरीके से यहाँ पे प्राचीन काल, दूसरे तरीके से यहाँ पे मध्यकाल, तीसरे तरीके से यहाँ पे हमने जो का है यहाँ पे आएगा सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर ये आ जाएगा, फोर्थ नंबर ये आ जाएगा, और फिफ्थ नंबर ये आ जाएगा। तो हमने इसको 5 प्रकार से बांट दिया। मतलब कि प्रारंभ से लेकर के, मानव के जन्म से लेकर के, ठीक है, पाषाण काल से लेकर के, पाषाण युग से लेकर के, और 8वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड रहेगा उसको हम लोगों ने क्या माना है? प्राचीन काल की संज्ञा दी है। इस ऐतिहासिक काल का 5 प्रकार से हमने वर्गीकरण किया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं तो इसमें दूसरा हमें दिखाया देता है 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का जो काल है पूर्व मध्यकाल कहा जाएगा। यहाँ का मैं कोर्स लेके आ रहा हूँ 19 अक्टूबर को आपके लिए। ये वाली जो हिस्ट्री है ना, अक्सर कर एजुकेटर इस हिस्ट्री को स्किप करने का प्रयास करते हैं। इसमें बस आपको 2-3 चीज़ें मेन बता देते हैं। बाकी इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, अगर हम इसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो राजपूत काल जो है वो आपको इसका एक नाम दिया जा सकता है। इसके बाद 12वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो मध्यकाल माना जाता है। और 18वीं शताब्दी से 1947 तक का जो पीरियड है वो क्या माना जाता है? आधुनिक काल। और 1947 से अब तक का जो वर्तमान जो इतिहास है उसको हम कहते हैं समकालीन इतिहास। समकालीन इतिहास का मतलब होता है गाइज सबल्टन हिस्ट्री, ठीक है। सबल्टन हिस्ट्री का मतलब क्या है? ठीक है, हाल ही के 3 से 4 दशकों में इस प्रकार के इतिहास लेखन का विकास हुआ है। सबल्टन हिस्ट्री में क्या होता है? एक तरीके से आम आदमी का इतिहास लिखा जाता है, ठीक है, आम आदमी का इतिहास लिखा जाता है। तो इसको हम कहते हैं क्या? सबल्टन हिस्ट्री। आम आदमी के इतिहास को क्या कहेंगे? सबल्टन हिस्ट्री कहेंगे। इसमें आम आदमी का क्या लिखा जाएगा? इतिहास लिखा जाएगा। तो मोटे तौर पर 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में आपने इसको समझा। इसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किस तरीके से आपको दिखाई देता है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता कैसे थे? वो राष्ट्रीय विचारधारा के आधार पर ओतप्रोत रहते थे, ठीक है, राष्ट्रीय विचारधारा से। इन इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी विचारधारा के विपरीत देश की एकता पर बल दिया, अर्थात इन्होंने भारतीय समाज के विभाजन के बजाय इसकी एकजुटता पर बल दिया ताकि एक होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष किया जा सके, ठीक है। और राष्ट्रवादी इतिहासकारों में हम सबसे पहले तिलक को देखते हैं,
आरजी भंडारकर को देखते हैं, केपी जायसवाल को देखते हैं, इनकी पुस्तक आती है द हिंदू पॉलिटी, ठीक है। प्राचीन भारत का राजनीतिक प्रशासनिक इतिहास जो है वो इनमें मिलता है, केपी जायसवाल की पुस्तक है द हिंदू पॉलिटी, ठीक है, बड़ी ऑथेंटिक बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। तो ये आपको राष्ट्रवादी इतिहास लेखन दिखाई देता है। इसके अलावा वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ये राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। आरसी मजूमदार साहब हैं, इन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के इतिहास में 9 पार्ट लिखे हैं, इनके 9 वॉल्यूम आते हैं। हिस्ट्री ऑफ कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल, ये इनके इन 9 वॉल्यूम्स का नाम है, ठीक है। तो ये इनके हिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल, ये इनके 9 वॉल्यूम हैं जिनका 1 बाय 1 आपको पढ़ना है। तो ये सब के सब क्या हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पर बल दिया। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का मतलब अभी मैंने आपको बताया, ऐसा इतिहास लिखना, इस तरीके के जो है साहित्य को प्रचारित करना जिससे देश में एकजुटता का माहौल हो, जिससे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा जा सके, ऐसा कुछ इन्होंने करने का प्रयास किया। वहीं इसके अलावा, इनके अलावा हमें कुछ मार्क्सवादी इतिहासकार भी दिखाई देते हैं। तो मार्क्सवादी इतिहासकार कौन थे, तो मार्क्सवादी इतिहास लेखन की अगर हम बात करें तो देखिएगा, इतिहास लिखने की यह विचारधारा या पद्धति मार्क्सवाद के विचारों पर आधारित है। और मार्क्सवाद आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा। मार्क्सवाद को कार्ल मार्क्स ने ही जन्म दिया। दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए तुम्हारे पास सारा जहान पड़ा हुआ है। तो उस तरीके की कुछ बातें आप लोगों को दिखाई देती हैं, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 आज चर्चा करने वाले हैं। चलिएगा गाइज, थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए। एक बार सेशन को लाइक कर दो, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया सबने, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। चलिएगा, बात करते हैं आगे मार्क्सवादी इतिहास लेखन की। तो ये मार्क्सवादी जो इतिहास लेखन है वो मार्क्स के विचारों पर आधारित है। और मार्क्स के विचार क्या हैं, वो निम्नलिखित हैं। मार्क्स ने आर्थिक चिंतन या आर्थिक विषय या भौतिकवादी चिंतन पर बल दिया। और मार्क्स के द्वारा जो इतिहास की व्याख्या की गई वो भौतिकवाद के आधार पर या वर्ग संघर्ष के आधार पर की गई है। किसके आधार पर की गई है, भौतिकवाद के आधार पर या वर्ग संघर्ष के आधार पर की गई है। इन्होंने वर्ग संघर्ष पर बल दिया है। बुर्जुआ वर्ग, पूंजीपाती वर्ग, उद्योगपति वर्ग, जमींदार वर्ग एवं श्रमिक के बीच में जो संबंध होते हैं ना, तो उन मालिक और नौकर के बीच में एक तरीके से अपन मान सकते हैं जो संबंध होते हैं, उन संबंधों के आधार पर इन्होंने बल दिया है। इसको समझना है, ठीक है। मार्क्सवादी इतिहास को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया। मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया। मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया। इसी कारण मार्क्स की विचारधारा को हम वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, कम्युनिस्टवाद या वर्ग संघर्षवाद भी कहते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, समाजवाद की विचारधारा किसने दी, मार्क्सवाद की विचारधारा किसने दी, वर्ग संघर्ष की विचारधारा किसने दी, साम्यवाद की, कम्युनिस्ट की विचारधारा किसने दी। तो इन सब में आपका आंसर आ जाएगा क्या, कार्ल मार्क्स आ जाएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों की बात करें तो देखो, रजनी पामदत्त, इंडिया टुडे, इनकी एक पुस्तक आती है। डी कौशाम्बी, रामशरण शर्मा, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, और रोमिला थापर। ये सब क्या हैं, ये प्रमुख भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकार हैं जिनको आपको 1 बाय 1 पढ़ना होगा। तो थैंक यू गाइज आप सबके लिए जो आप अपना अमूल्य समय मेरे साथ यहाँ निकालते हो। सबसे पहले तो यार मैं आपको बता देता हूँ, देखो 19 अक्टूबर को बहुत बेहतरीन एक चांस है आपके पास। 19 अक्टूबर को मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है, नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस पर। और यार 1 ईयर की फ़ीस, 1 साल की फ़ीस अगर आप बात करते हो तो लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये फ़ीस आएगी, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रहे हैं, ठीक है। प्लस पे मेरा नया बैच आने वाला है और प्लस पे आप मेरे इस नए बैच को ज्वाइन कर लें। 10 से 12 हज़ार रुपये का ही खर्चा आएगा आपका केवल, और कुछ नहीं आना, ठीक है। आप इसके अलावा ये भी नहीं कर सकते हो ना, तो आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो यार, 6000 से 7000 के बीच में आपका खर्चा आ जाएगा। 6 महीने का कोर्स ले लो, 6 महीने में तो मैं आपको प्री मिडाइवल और मिडाइवल दोनों लगभग कंप्लीट करवा दूंगा, समझ रहे हैं। प्री मिडाइवल और मिडाइवल दोनों कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप 6 महीने का कोर्स ले लो, ज़्यादा नहीं है तो आप ये चीज़ देखो कि आपको करना क्या है। 19 अक्टूबर से मेरा कोर्स आ रहा है 600 से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो इतिहास है ना, 400 साल का, लगभग वर्धन वंश से आगे की मैं बात करूँगा इसमें,
और यहाँ पर 1000 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसी में 2 नामों से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल के अलावा राजपूत काल भी इसका हमने नाम रखा है। ठीक है, तो बहुत डिटेल्ड में मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ यार, आप लोग जुड़ जाइएगा अनअकैडमी प्लस पे। ठीक है, चलो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। इसके बाद बात करते हैं सबल्टन इतिहास लेखन। ये एक नया नाम होगा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आज यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम मेरी क्लास देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक न्यू नेम होगा कि सर ये कौन सी हिस्ट्री आ गई। तो मैंने आपको बताया था 1947 के पश्चात, 1947 के बाद से लेकर के और वर्तमान तक में जो इतिहास लेखन की परंपरा अब प्रचलित है, उस इतिहास को सबल्टन इतिहास लेखन के नाम से जाना जा रहा है। देखो, भारत में इस प्रकार के इतिहास लेखन का विकास पिछले 4 दशकों में हुआ है, लगभग 40 साल। ठीक है, पिछले 40 सालों में इस प्रकार के इतिहास लेखन का विशेष रूप से विकास हुआ है। जैसे रंजीत गुहा के लेखन के उपरांत, ठीक है, इनकी पुस्तक आती है ना, भारत महात्मा गांधी के बाद, भारत महात्मा गांधी के बाद। तो इस तरीके का इन्होंने एक इतिहास लिखने का प्रयास किया है, जिसमें सबल्टन इतिहास लेखन से तात्पर्य यह है कि आम आदमी का इतिहास। किसका इतिहास बच्चों? आम आदमी का इतिहास लेखन। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने इस सबल्टन इतिहास लेखन को लोकप्रिय इतिहास लेखन, इसके अलावा दलित इतिहास लेखन, इसके अलावा अधीनस्थ इतिहास लेखन की संज्ञा भी दी है। इस इतिहास लेखन के अंतर्गत मैंने जैसा आपको बताया कि आम आदमी का इतिहास, अर्थात किसानों का, श्रमिकों का, जनजातियों का इतिहास लिखने पर बल दिया गया, अर्थात आम आदमी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कॉमन मैन, हिस्ट्री ऑफ कॉमन मैन, हिस्ट्री ऑफ कॉमन मैन जो है आपको समझना है इसमें। तो दोस्तों ये पूरा आपका मानवीय इतिहास को हम लेकर के चल रहे थे, और यहाँ पर आपने मानवीय इतिहास समझा। तो ये मानवीय इतिहास का जो वर्गीकरण हमने 4 पार्ट से उठाया था, उसमें से सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा पहला पार्ट आएगा प्री हिस्ट्री का। प्री हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं और प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो अब हम पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल की ओर धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करेंगे यहाँ से, उसके बाद आगे की क्लासें आपकी कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वापस सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दें, ताकि ये सेशन सबके पास पहुँच जाएगा, ताकि किसी को भी ऐसा फील ना हो कि सर हमारे पास ये सेशन नहीं पहुँच पाया। तो आपको यार शेयर करने में तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये देखो कि आपको करना क्या है। इस तरीके से अपन लोग इसको क्या मानेंगे, पृथ्वी पर सबसे पहले हमें जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में काल दिखाई देता है, वो प्रागैतिहासिक काल का इतिहास दिखाई देता है। ठीक है, प्री हिस्ट्री या पाषाण काल हम इसको कहते हैं, प्री हिस्ट्री या पाषाण काल का इतिहास हम इसको कहते हैं। तो ये आपको समझना है वन बाय वन। प्री हिस्ट्री क्या होता है? पाषाण काल। प्रागैतिहासिक मानव के इतिहास का जो इतिहास अत्यंत प्रारंभिक है, जिसे आदिम युग भी कहा गया है। क्या कहा गया है? आदिम युग भी कहा गया है, क्योंकि इस काल में मानव के द्वारा पाषाण उपकरण, औजार आदि का प्रयोग किया गया। इस कारण इसे पाषाण काल या स्टोन एज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोन एज कहा जाता है। सबसे पहले इस स्टोन एज में क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। पृथ्वी पर जीव या मानव का इतिहास सबसे पहले निम्नलिखित 3 रूपों में जाना जाता है। पहला रूप क्या होता है? भूगर्भ वैज्ञानिक की दृष्टि से। इसमें हमें क्या पढ़ना होगा भूगर्भ वैज्ञानिक की दृष्टि से, कि पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया क्या थी। एक तरीके से ये इतिहास का पार्ट ना होकर के ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, और पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया या उसके विकसित होने की जो प्रक्रिया थी कंप्लीट, उसको हम मानते हैं क्या? भूगर्भ वैज्ञानिक की दृष्टि से। दूसरा इसमें पढ़ना होता है हमें पुरातत्व विज्ञान की दृष्टि से। इसके अंतर्गत क्या होता है? किसी क्षेत्र या स्थल विशेष की खुदाई या उत्खनन पर कार्य किया जाता है। इसी उत्खनन के आधार पर प्राप्त सामग्री के विवेचन के द्वारा इतिहास की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पुरातत्व विज्ञान की दृष्टि से आ जाएगा। इसमें इतिहास की जानकारी हम जमीन को खोद करके निकालते हैं, तो पुरातत्व विज्ञान आ जाएगा। और तीसरा होता है ऐतिहासिक विधि के द्वारा। इसके अंतर्गत प्राचीन साहित्य ग्रंथ, अभिलेख, सिक्के आदि के माध्यम से विवेचन करते हुए क्या लिखा जाता है? इतिहास लिखा जाता है। तो हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके 1 बाय 1 समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों,
चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग। भारत में पाषाण काल के इतिहास के निम्नलिखित 4 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से 4 भाग बताए गए हैं? पहला जो भाग होता है उसको पूरा पाषाण काल कहते हैं, दूसरा जो भाग है उसको मध्य पाषाण काल कहते हैं, तीसरा जो भाग है उसको नव पाषाण काल कहते हैं, और चौथा जो भाग है उसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। अब बात करेंगे इनके अंग्रेजी के नामों की। तो पीलियोलिथिक एज कहते हैं पूरा पाषाण काल को, मीसोलिथिक या मीजोलिथिक एज कहते हैं, मीजोलिथिक युग कहते हैं मध्य पाषाण काल को, नियोलिथिक एज कहते हैं नव पाषाण काल को, और चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये नाम आता है किसका? ताम्र पाषाण काल का। इसके बाद पूरा पाषाण काल जो आपका है, इस पूरा पाषाण काल को भी हम लोगों ने यहाँ पर 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के वापस 3 भाग, और फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल और फिर ताम्र पाषाण काल। तो ये पूरा एक वर्गीकरण है, आपको इसमें कॉपी पर इसको नोट कर लेना चाहिए कंप्लीट करके। सबसे पहले बात करते हैं मानव का उद्विकास कैसे होता है। आधुनिक काल में पृथ्वी की जो आयु है लगभग 500 करोड़ वर्ष मानी गई है, लगभग 4.5 करोड़ वर्ष मानी गई है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बहुत से सिद्धांत अनेक विद्वानों ने दिए, और इनमें से एक सिद्धांत ये भी माना जाता है कि पृथ्वी प्रारंभ में एक आग का गोला थी, और धीरे धीरे वर्षा आदि के कारण पृथ्वी के वातावरण में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन आ गया। रूसी वैज्ञानिक ओपेरिन के द्वारा जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले प्रयोगशाला में प्रतिपादित किया गया था, और यहाँ से ये सिद्धांत बना कि प्रारंभ में एक कोशिकीय जीव पैदा हुए और धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों का पृथ्वी पर विकास हुआ, जैसे स्तनपायी जीव। इस स्तनपायी जीव के वर्ग को प्राइमेट के नाम से जाना जाता है, और हम जो मनुष्य हैं वो प्राइमेट का ही भाग हैं, हम लोग स्तनपायी जीवों में आते हैं। तो मानव का उद्विकास कैसे होता है, इस पर हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव की मूल रूप से उत्पत्ति किससे मानी गई है? कपी से मानी गई है। किससे मानी गई है? कपी से मानी गई है, जिसे नर वानर गण भी कहा जाता है। मानव का प्रारंभिक रूप ड्रायोपिथिकस कहलाता है, अर्थात इस समय मानव एक कपी के समान प्राणी था। क्या था? कपी के समान प्राणी था। और मानव के जो रूप हैं वो क्रमशः निम्न तरीके से आपको दिखाई देंगे। ड्रायोपिथिकस ये मानव का सबसे प्रारंभिक रूप था, और इसका मस्तिष्क जो है वो बहुत अल्प विकसित हुआ करता था। दूसरा आपको दिखाई देता है एस्ट्रोलोपिथिकस या अफ्रीकेनस, ये मूल रूप से अफ्रीका का प्राणी माना जाता है। इसकी खोपड़ी अल्दुवाय तंजानिया की विक्टोरिया झील के पास से मिलती है। इसे आधुनिक मानव की मूल पिता कह सकते हैं। मूल माँ तो एक्चुअली लूसी नाम का एक है, खोपड़ी मिली है, लूसी इसको नाम दिया गया है। आधुनिक मानव की माँ जो है वो लूसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लूसी को कहा जाता है। इसके बाद आपको दिखाई देता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस एक ऐसा व्यक्ति था जो सीधा खड़ा होने वाला जीव था। कैसा जीव था? सीधा खड़ा होने वाला जीव था, जिसमें हम मान सकते हैं होमो का मतलब मानव, और इरेक्टस का मतलब सीधा खड़ा होने वाला। ठीक है, सीधा खड़ा होकर के चलने लग गया। ठीक है, इस होमो इरेक्टस को ही पहला सांस्कृतिक प्राणी माना जाता है। ठीक है, औजार बनाने वाला मानव, इसे सांस्कृतिक प्राणी भी कहा जाता है। चीन का बीजिंग मानव, पीकिंग मानव और इंडोनेशिया का जावा मानव जो है वो इस होमो इरेक्टस के उदाहरण हैं। भारत में इसका उदाहरण अगर पूछा जाए आपसे, तो वो मध्य प्रदेश के होरंग के हथनोरा नामक स्थान पर नर्मदा से मिला है। ठीक है, ये होशंगाबाद आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद इसमें एक व्यक्ति और दिखाई देता है, होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस कौन था? प्रथम कारीगर मानव था। होमो हैबिलिस कौन था? प्रथम कारीगर मानव इसको माना है हमने। ये वो था जो कारीगरी जानता था, औजार बनाना जिसने सबसे पहले शुरू किया था। ये वो मानव का प्रारंभिक रूप है। इसके बाद निएंडरथल क्रोमैग्नम आता है, ये यूरोपीय मानव की श्रेणी में आएगा। इसके बाद होमो सैपियंस, ये थोड़ा मेधावी मानव या बुद्धि मानव माना जाता है। इसकी क्रेनियल यानी बुद्धिमत्ता जो क्षमता थी वो सबसे अधिक थी। और वर्तमान में जो होता है वो होमो सैपियंस होता है। ये अति बुद्धिमानी मानव है और वर्तमान का मानव है। आज का जो हमारा स्वरूप है वो इस तरीके से दिखाई देता है।
भारत से प्राप्त जो मानव के प्रकार हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो देखो, शिवापिथिकस प्राप्त होता है आपको हिमालय की शिवालिक पहाड़ी से मानव रूप मिला है। रामापिथिकस की प्रामाणिकता अभी थोड़ी सी भारत के परिप्रेक्ष्य में संदिग्ध है। और नर्मदा का मानव होमो इरेक्टस, जिसको नर्मदेंसिस कहा गया है, वो भी भारत से प्राप्त हो चुका है। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के भारतीय इतिहास में विकास क्रम की दृष्टि से 4 काल बताए जाते हैं और इन चारों कालों का जो विभाजन है वो पाषाण से निर्मित हथियार और औजारों के आधार पर किया गया। मैंने आपको बताया था सबसे पहले पिलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, इसके 3 पार्ट अलग दिखाई दे रहे थे आपको, पूर्वपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा। ठीक है, इसके 3 पार्ट अलग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे औजार भद्दे हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? भद्दे। यहाँ पे औजारों कैसे छोटे हुआ करते थे। ठीक है, छोटे औजार हुआ करते थे, इसलिए मध्य पाषाण काल, माइक्रोलिथेज इसको कहा जाता है, माइक्रोलिथेज इसको कहा जाता है। और यहाँ पे चमकदार और पॉलिश किए हुए औजारों की विशेषता दिखाई देती है, इसलिए इसको नियोलिथिक एज कहा जाता है। और यहाँ पे औजारों के साथ साथ धातु में ताम्र यूज होने लग गया, तो पत्थर और तांबे के साथ में जो है अपन ताम्र पाषाण काल लेके चलेंगे। तो ये 1 बाय 1 अपन क्या मान के चलेंगे गाइस, इसको इस तरीके का एक स्टेप मान के चलेंगे। ठीक है, तो कल मैं इसको बहुत डिटेल में आप लोगों के लिए स्टार्ट करवाने वाला हूँ। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, सब लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल इसको मैं काफ़ी डिटेल में आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ से पूरा पाषाण काल, नर्मदा संस्कृति, ये जो है पूरा कम्प्लीटली आपको मैं पढ़ाऊँगा। और आगे भी बहुत सारा मैटर आने वाला है हमारे पास। तो आप लोगों से फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो 19 अक्टूबर से मेरा आप प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोहित सर 10 आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें और 10% डिस्काउंट के साथ। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड अगर आपको पढ़ना है ना तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब पे आपका कोर्स तो होगा, लेकिन 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। वहाँ 3 से 4 महीने में, 4 से 6 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा और सब कुछ एक व्यवस्थित सिस्टम से चलेगा। आपको नोट्स मिलेंगे, आपको PDF मिलेंगी, आपको क्विज मिलेंगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप प्रयास करिएगा इनको 1 बाय 1 समझने का। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।